नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है, जहां 5 बजे तक 57.45% वोटिंग हुई। चौथे और पांचवें चरण में अवध प्रांत के जिले शामिल हैं, जहां बीजेपी ने पिछली बार 118 सीटों में से 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनाव कहीं भी हो, राम मंदिर भारतीय राजनीति का सदाबहार मुद्दा है। वहीं जब चुनाव अवध का हो तो इस मुद्दे का शोर और भी बुलंद हो जाता है। और इस बार तो प्रदेश में भव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत भी हो गई है। अब इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको हम सुना देते हैं कुछ खास दिग्गजों की जो उनका क्या कुछ कहना है जब उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मैं समझती हूँ कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है। तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। पार्टी के समर्थन में उत्साह दिख रहा है। मैं कह सकता हूं प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी और पिछली बार से भी अधिक सीटें हम लोग। मायावती जी कहती है कि ध्रुवीकरण हो रहा है ब्राह्मण वोटों का। सभी लोग जो है अपना दावा करते हैं और ये लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें लोग करते रहते हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है। मैंने जो अंदर दृश्य देखा है उसमें बटन कह रही है कि कमल आ रहा है। सर, कल एक फोटो वायरल हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो इधर नहीं तो आखिर यही समय क्यों चुना उन्होंने? वो तो चल उनका विषय है, मेरा विषय ये है कि जनता का आशीर्वाद। चौथे चरण के एक दिन पहले ही फोटो क्यों, क्या पहले खिंचवाई गई थी फोटो? इस समय सब्जेक्ट ये है कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है और आप देखेंगे अपार जन समर्थन प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। सुशासन और विकास के मोर्चे पर सबसे कामयाब, सबसे अव्वल यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। सभी चुनाव लड़ रहे हैं, सभी चुनाव लड़ रहे हैं। जो विपक्ष की हार का दोहरा शतक बनेगा और बीजेपी की जीत का दोहरा शतक से भी ऊपर हम लोग अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं कह सकता हूं कि इस समय बीजेपी की आंधी पूरे प्रदेश में चल रही है और 7वां चरण के समाप्ति के बाद ये आंधी तूफान में बदल जाएगी और पिछला रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। विकासवाद हमारा मुद्दा रहा है और विकासवाद के नाम पर आज हमने चुनाव लड़ा है और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी और योगी जी अब हर घर में पहुंचे हैं। हर घर में उनकी तस्वीर है और हर घर में दिलों में तस्वीर है और जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं वो घर घर पहुंचे हैं और निश्चित रूप में ये चुनाव अन्य चुनाव से बिल्कुल अलग चुनाव रहा है। तो अवध में इलेक्शन चौथे चरण में था, आज वोटिंग खत्म हो गई और जो अगला 5वां फेज है उसमें भी अवध के कई सारे जिले शामिल हैं, जहां पिछली बार करीब 100 सीटों पर जीत बीजेपी ने दर्ज की थी। क्या इस बार वो करिश्मा दोहराएगी या फिर इस बार चुनौतियां ज्यादा हैं, समीकरण बदले? इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है लव जिहाद पर कसेंगे लगाम। 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं अवध
प्रांत के जिलों में इस वक्त वोटिंग है। आज अवध के कई जिलों में वोटिंग हुई। वहीं जो 5वां फेज है इसके बाद 27 तारीख को जहां पर अब वोटिंग होनी, वहां पर भी अवध प्रांत के कई सारे जिले शामिल हैं। पिछले 2017 के नतीजों की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपार सफलता प्राप्त की थी। जो अवध के जिलों में जो सीटें हैं उनमें से करीब 99 सीटें बीजेपी ने वहां जीत दर्ज की थी। क्या अब इसका फायदा कितना फायदा मिलता है पिछली बार की अपेक्षा, या फिर वही स्थिति रहती, या फिर इस बार चुनौतियां समीकरण जो राजनीति के हैं वो अलग हैं? कहा जा रहा है इस बार मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। क्या बीजेपी के लिए कितनी ज्यादा चुनौती हैं, या फिर जो राम मंदिर का निर्माण की बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार की जा रही, भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है वो करना शुरू कर दिया, उसका क्या फायदा बीजेपी को मिलेगा, या फिर महंगाई बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जुड़ गए हैं। प्रभात जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। प्रभात जी, आज जो वोटिंग हुई है, अभी अवध के और भी जिले शामिल हैं। क्या लगता है जो करिश्मा बीजेपी ने 2017 में किया था, एक बार फिर से उसी को दोहराने की कोशिश है, या फिर पिछली बार से इस बार की लड़ाई काफी कुछ अलग है? देखिए, जिस तरीके से अभी 2022 के चुनाव में 3 चरणों में चुनाव हुआ था, वो पूरी तरीके से एक बाइपोलर चुनाव योगी बनाम अखिलेश का था। और जनता में जो नाराजगी, किसानों का जो मुद्दा था, जाट गुजर नाराज थे, और आरएलडी के साथ जिस तरह समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन किया, और जो साइकिल और हैंडपाइप का जो एक मिलन हुआ, तो वहां पे साइकिल रेस में दिखाई दी। लेकिन तीसरे चरण के बाद जहां आज अवध में जहां चुनाव आज अभी समाप्त हुआ है, लगभग 58%, 59% वोटिंग का प्रतिशत आ रहा है। पिछले बार से 3-4% वोटिंग कम हुई है, और हर चरण में वोटिंग कम हो रही है। इसका सीधा सीधा ये मतलब निकाला जा सकता है कि जो सरकार के प्रति एंटी कमेंसी थी, वो ईवीएम तक जाते जाते मतदाता का मूड थोड़ा सा चेंज हुआ, और वो हो सकता है कि वो राष्ट्रवाद के नाम पे, या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी पिच को चेंज किया, और जो उन्होंने बॉल जो है वो अखिलेश के सामने थोड़ी सी स्पिन की आज, तो आज कुछ सीटों पे पीलीभीत से लेके और सीतापुर, हरदोई और लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, कई जगह क्लीन स्वीप किया था, तो वो स्थितियां क्लीन स्वीप वाली नहीं है। मैंने कई बार डिबेट में कहा है, अभी पिछले 3 चरण में और इस 4थे चरण में, कि लड़ाई सीधी सीधी हो रही है, लड़ाई आमने सामने हो रही है। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी की सुनामी चल रही है, किसी की लहर चल रही है। दावे भले कोई अपना करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी वाले हो या समाजवादी पार्टी वाले हो, मुद्दों पे चुनाव हुआ है। मुद्दों पे जब चुनाव होता है तो ऐसी स्थिति में एक टक्कर होती है, सामने सीधी कांटे की लड़ाई होती है। कई सीटें ऐसी होती हैं जो समाजवादी पार्टी ने 4-5 हजार वोटों से पिछले 2017 में हारी थी, और बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो लंबी जीत होती है। तो इस बार कई प्रत्याशी अपनी सीट बदल के चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ में अगर हम 9 सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास मोहनलालगंज और मलियाबाद की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, और जो यहाँ 9 में 8 एक पूरा क्लीन स्वीप भाजपा ने किया था, वहां पे ऐसा प्रतीत होता है कि 5 और 4 का रेशियो रह सकता है। और शहर में जो कमल का जो वोटर था बीजेपी का, वो निश्चित तौर पे शहर में भी साइकिल ने थोड़ी सेंध लगाई है, और ऐसी स्थिति में ईवीएम में जब मतदाता गया है तो एक जो वोटर है एक साइड का, वो यूनाइट होके गया है एक पार्टी पे, और जो दूसरा वोटर था जिसको 80 बनाम 20 हम कह सकते हैं, वो निश्चित तौर पे थोड़ा सा डिवाइड हुआ है, थोड़ा सा बटा है। अब अगर वो ज्यादा वोटर खिसक गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कठिन अग्नि परीक्षा हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ये चुनाव चल रहा है 4थे चरण से अब 7वें में जाएगा, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी
जिन मुद्दों को लेके इनके शीर्ष नेतृत्व मंच पे कानून व्यवस्था को लेके आ रहे हैं और भी जो मुद्दे हैं, क्योंकि वह विकास का जो रोल मॉडल था वो नीचे वो कहीं सकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भले क्लीन स्वीप ना कर पाए, लेकिन भारी जो डैमेज होता हुआ दिखाई दे रहा था वो अवध में कुछ कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अवध में इस पूरे 59 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 51 सीट लेके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 2017 में मोदी के चेहरे पे उभरी थी, लेकिन अब चेहरा योगी और अखिलेश का है। तो अब ऐसी स्थिति में जब कोविड का एक बहुत बुरा दौर चला, छात्रों को पीटा गया, नौकरियों की समस्या रही, शिक्षकों पे भी लाठीचार्ज हुआ और जनता में आक्रोश हुआ। छुट्टे जानवर का पूरा मुद्दा है, सारी मुद्दे हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या एंटी कम्बेंसी ईवीएम तक जाते जाते, चाहे वो शहर में हो चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के वे भारी डैमेज को कंट्रोल कर गई है, ये देखने की बात है। तो निश्चित तौर पे ये जो चौथा चरण था, इससे अभी हम क्लियर नहीं कह सकते हैं कि किस पार्टी का शतक पूरा हुआ है। दावे भाजपा करे या दावे समाजवादी पार्टी करे, लेकिन नेक टू नेक टक्कर हो रही है। और ऐसी स्थिति में जब चुनाव होता है तो परिणाम जो है ये कोई नहीं कह सकता कि ये वन साइडेड किसी की विक्ट्री हो रही है। बिल्कुल, इस बार का जो इलेक्शन है प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन रफ्तार पकड़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह भी जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी, प्रश्न दोहराएंगे? जी संजय जी, जैसा कि अभी प्रभात जी कह रहे थे कि जो साइकिल की रफ्तार है वो धीमी पड़ी है। पहले 2 फेज की अगर बात करें, जिस तरह से साइकिल की रफ्तार बढ़ी थी, अब वो इस तीसरे चौथे फेज में धीमी हो गई है। क्या ये माने कि बीजेपी को सीधा फायदा हो रहा है या फिर कांग्रेस भी कहीं स्टैंड कर रही है, लड़ाई में है? देखिए, कांग्रेस तो लड़ाई में है ही है। जो एक भाजपा के खिलाफ एक जो माहौल बना है समाज में, ये माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी की देन है, जिन्होंने जहां एक तरफ आतंकवादी बताया जा रहा है, कट्टाबाज, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उस दौर में अगर कहीं कोई जनता के मुद्दे की अगर बात कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी बात कर रही हैं। और जनता इस बात को समझ रही है और उसे ये लग रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने, भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने ठगा। जिस प्रकार से बेरोजगारी समाज में बढ़ी है, महंगाई चरम पर है, जो छुट्टा जानवर की समस्या है, किसान पे जो है जो गाड़ियां चढ़ाई गई और मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके लड़के को जमानत मिल गई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस ने मजबूती से उठाया और जिसका लाभ विपक्ष को मिल रहा है, अन्य दलों को भी मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार के खिलाफ एक माहौल जो था, आप जो ये कह रहे हैं कि पहले दूसरे तीसरे फेज में जो है वो भाजपा कमजोर थी, भाजपा चौथे फेज में भी कमजोर है। अच्छा। ये अवध का जो क्षेत्र है इसमें पूरी तरह से भाजपामय था। आज की तारीख में विपक्ष के दल इसमें अपना स्थान बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसमें अपना स्थान बना रही है। रायबरेली में कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ रही, 5 सीट पे लड़ रही है, नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन संजय जी, जैसा रायबरेली का आप जिक्र कर रहे हैं, रायबरेली का अदिति सिंह पिछली बार वहां से विधायक थी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी में चली गई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल है और ये जो 80-20 का भारतीय जनता पार्टी एक दावा करती है, पहली बात तो 20% वोट से दूर हो गई। अदिति को केवल 80% चाहिए, लेकिन उस 80% की भी अपनी समस्याएं हैं। वहां बेरोजगारी है, वहां पे छुट्टा जानवर की समस्या है, वहां पे महंगाई की समस्या है। तो उन्हें 80% में भी जो भाजपा के खिलाफ नाराजगी, उस नाराजगी को झेलना है। और तो कुल मिलाकर आपको कहना है कि अदिति सिंह के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रायबरेली भी जो है, जो विधानसभा रायबरेली में है, जो सीटें हैं, वहां भी बीजेपी को मुश्किल इस बार हो सकती है। एक ब्रेक का वक्त है, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
भाजपा का संकल्प है मेरठ, गोरखपुर, काशी, बरेली, प्रयागराज और झांसी में भी चलेगी मेट्रो। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं चौथे फेज की 9 जिलों की 59 सीटों पर आज वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद जो वोटिंग होनी उसमें भी अवध के काफी सारे जिले शामिल हैं। अगला जो फेज है 5वां फेज, उसमें 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर तमाम सारी सीटें अवध क्षेत्र की हैं। अवध में पिछली बार की अगर बात करें तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। करीब 100 सीटें जो बीजेपी अपने खाते में लाने में सफल हुई थी। अब सवाल इस बात का है कि 2017 में जो करिश्मा किया था, क्या वो करिश्मा बीजेपी इस बार कर सकती है, या फिर जो रास्ता बहुत कठिन है, आसान नहीं है, परिस्थितियां पिछली बार से बदली हैं, क्या ये जो परिस्थितियां बदली हैं इसका कितना असर पड़ता है, सीटें कितनी कम होती हैं। और वहीं अगर बात करें राम मंदिर की, राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है और राम मंदिर का असर कितनी सीटों पर पड़ता है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से नेता जुड़ गए हैं, सद्दाम भाई। सद्दाम भाई, स्वागत है आपका इस चर्चा में। सद्दाम भाई के पास हम आएंगे, उससे पहले प्रभात जी हमारे साथ बने हुए, उनके पास आएंगे। प्रभात जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो पहला दूसरा फेज ठीक था, लेकिन अब जो तीसरा चौथा फेज रहा है, इसमें बीजेपी की अच्छी पकड़, मजबूत पकड़ मानी जाती थी। क्या वो पकड़ बनाने में बीजेपी कामयाब हुई है, या फिर कहीं ना कहीं नुकसान तो होना है? अब कितना नुकसान होना है, किस तरह से डैमेज कंट्रोल कर पाती बीजेपी, ये बड़ी बात है। देखिए सैरन जी, मैंने आपसे कहा कि जो चौथा चरण का जो चुनाव था ये बहुत महत्वपूर्ण था। अगर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करती तो मैं मान के चलता कि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव चारों चरणों में लड़ा है। अब यहां से जो अभी तक देखिए, एक अखिलेश फेस थे और योगी फेस थे। अखिलेश का फेस और जयंत चौधरी का फेस वहां 3 चरणों में चला, क्योंकि वहां पे कोई विकल्प नहीं था, कोई मजबूत विकल्प नहीं था। मतदाता जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी से किसान नाराज है, मतदाता नाराज है, जाट गुजर नाराज है, तो वो जयंत चौधरी के पास चला गया। अगर आप यादव लैंड की बात करें, वहां वो अखिलेश के पास चला गया। अब जो चौथे चरण से जो लड़ाई शुरू हुई है, ये बाबा योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की समीक्षा के आधार पर ये वोट पड़ा है। क्या सनातन धर्म के लिए जो बाबा योगी आदित्यनाथ ने काम किया, दीपोत्सव अयोध्या में हुआ, जिस तरीके से महाकुंभ का एक सफल आयोजन हुआ, उसके बाद जिस तरीके से लगातार ये, क्योंकि अब ये जो फेज चलेगा, ये कोई लहर नहीं चलेगी, लेकिन एक फेज चलेगा, अखिलेश का फेज और योगी का फेज। अखिलेश के फेज का भी कार्यकाल जनता देख चुकी है 5 साल का, और योगी के कार्यकाल डबल इंजन की सरकार का भी देख चुकी है। तो इस ऐसे फेज में जब कुछ सीटों पे त्रिकोणीय संघर्ष होता है, जैसे कहीं रायबरेली में अदिति सिंह की आपने बात की, अदिति सिंह बहुत मजबूत कैंडिडेट है, अखिलेश सिंह का वहां जनाधार था, उनकी वो बेटी है और वो निश्चित तौर पर अपना चुनाव जीत रही है। जैसे मनोज पांडे का ऊंचाहार में है, मनोज पांडे का अपना वर्चस्व है, वो 3री बार हैट्रिक करने जा रहे हैं। तो भारतीय लखीमपुर में है, लखीमपुर में कुछ नाराजगी है, कुछ सीटें भाजपा गंवा देगी वहां पे। पीलीभीत है, आपका लखनऊ आ जाइए, मैं लखनऊ की समीक्षा करना चाहता हूँ। लखनऊ में जो 9 सीटें हैं, उसमें 2 सीटें वहां के प्रतिनिधि की सांसद की एंटी कम्बेंसी के कारण मलियाबाद और मोहनलालगंज में चुनाव पलट सकता है। उसके बाद सरोजी नगर में
एक जो बहुत तेज तर्रार और बहुत ही अच्छे आईपीएस आए हैं, उनको कुछ स्थानीय ब्राह्मण का समर्थन मिल गया, तो वो अपनी एक मजबूत सीट में है। कैंट में ब्रजेश पाठक बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, नीरज वोरा का बहुत बढ़िया चुनाव जा रहा है, प्रभात जी श्रीवास्तव का बहुत बढ़िया प्रभात जी कैंट सीट की आपने बात की, कैंट सीट में ब्रजेश पाठक बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले वोटिंग से अखिलेश यादव एक फोटो शेयर करते हैं मयंक जोशी के साथ। वो मयंक जोशी जो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं और जिनके लिए टिकट कैंट से मांग रही थी रीता बहुगुणा जोशी, जिन्हें टिकट नहीं मिला। यहां तक उन्होंने कह दिया था कि मुझे 2024 का टिकट मत दे दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को टिकट दे दीजिए। वो फोटो शेयर करना, उसको लेकर क्या जो सियासी गणित है बिगड़ सकता है लखनऊ की सीटों पर, खासकर कैंट सीट की बात करें? नहीं शैलेश जी, आपने जो बात कही, रणनीति के तहत अखिलेश के आईटी सेक्टर में अखिलेश ने उस फोटो को ट्वीट किया, लेकिन उस फोटो के ट्वीट करने से वहां पे कोई समीकरण नहीं बिगड़ा है, क्योंकि ब्रजेश पाठक का व्यक्तिगत डोर टू डोर लोगों से व्यवहार है। रीता जोशी बहुगुणा जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, अगर उनके बेटे, क्योंकि ये चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी कि शायद वो भी इस्तीफा दे दें और वो बेटे को टिकट दिलवा दे जाए, लेकिन अखिलेश ने भाप दिया कि अगर हम उनको देंगे टिकट तो जो हमारी और नाराजगी, हमने अपनी बहू को नहीं दिया, अपर्णा को टिकट नहीं दिया, अपर्णा बीजेपी में चली गई, तो ऐसा नहीं है कि ट्वीट करने से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, क्योंकि यहाँ जो राजीव गांधी है इसको कोई जानता नहीं है, कोई प्रत्याशी इनको सीरियस लिया नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है उसके आधार पर उनको जो भी वोट मिलेगा वो राजू जी को मिल जाएगा। देखिए ब्रजेश पाठक की एक अपनी खुद की एक इमेज है, खुद का एक व्यवहार है, वो जिस विधानसभा से जीत के आते हैं वो उस विधानसभा के मतदाताओं के साथ तो कनेक्ट रहते ही हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्र से भी कनेक्ट रहते हैं, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे वो ऊपर का व्यक्ति हो, तो उसका नाम ब्रजेश पाठक को मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि जो सीटें जो टक्कर में है समाजवादी पार्टी की, वो मलियाबाद, आपके मोहनलालगंज और बक्सी के तालाब, बीकेडी गोमती यादव, ये 3 चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। कह सकते हैं कि कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है इस बार के चुनाव में। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, फौरन लौटेंगे। इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser! See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk.
भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं आज चौथे फेज में वोटिंग खत्म हो गई है। अवध के कई जिले इसमें शामिल थे और पांचवें फेज में अवध के कई जिले शामिल हैं। क्या अवध में वो पुराना करिश्मा बीजेपी दोहरा पाएगी या फिर इस बार चुनौतियां अलग हैं? तमाम सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता सद्दाम भाई जुड़ गए हैं। सद्दाम भाई, आपके पास आएंगे। अगर बीएसपी की बात करें तो जहां वोटिंग हुई है 14 सीटें सुरक्षित हैं। सुरक्षित सीटों पर कहा जाता है बीएसपी का जनाधार रहता है, हार्डकोर वोटर जो है वो बीएसपी का इसमें है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से बीएसपी काफी खामोश नजर आई है। क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी वापसी करेगी या फिर पहले जैसी स्थिति जो है वो बनी रहेंगी? शायद सद्दाम भाई तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस कोशिश करेंगे सद्दाम भाई से जुड़ने की। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संजय सिंह बने हुए हैं। संजय भाई, आज जो वोटिंग हुई है उसमें लखीमपुर खीरी भी शामिल था और सबसे ज्यादा वोटिंग लखीमपुर खीरी में हुई है, जिसकी लड़ाई प्रियंका गांधी ने खूब जोर शोर से लड़ी थी, नजरबंद भी हो गई थी और एक आवाज बुलंद करी थी जो किसानों को कुचलने की बात सामने आई थी। क्या लगता है जो ज्यादा मतदान, ज्यादा वोटिंग हुई है, किसकी तरफ ये इशारा कर रहा है? देखिए, लखीमपुर में ज्यादा वोटिंग का सीधा सीधा मतलब है कि वहां पे जो नाराजगी मंत्री जी के खिलाफ, जिनका अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, और जो मंत्री जी के पुत्र हैं जिनको बेल मिल गई, ये जनता का रुझान या कहा जाए कि जो वोट ज्यादा दिया गया है, पूरी ताकत जनता ने लगाई है कि वहां भाजपा को हराया जाए। अब वो सीट के समीकरण में नतीजे क्या आते हैं नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चुनाव चल रहे हैं अब ये पूरी तरह से जनता जो है वो सत्ता के खिलाफ है और मुझे लगता है कि सत्ता के साथ खड़े होने वाले लोगों के भी खिलाफ है। जो दल सत्ता के साथ खड़े हैं, छोटे छोटे दल भाजपा सरकार के साथ खड़े हैं, उनके भी प्रत्याशी हारेंगे और नतीजे अप्रत्याशित आएंगे। अंडर करंट एक एंटी इनकम्पेंसी चल रही है और उसका खामियाजा सत्ता को भुगतना पड़ेगा। और किसान, नौजवान और महिलाएं ये पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ है और भाजपा जो 2017 से पहले थी उसी स्थिति में पहुंचाकर छोड़ेगी ये जनता। ये जनता ने मन बना लिया है, जो आज नतीजे आए वो उसी दिशा में जा रहे हैं। हमारे साथ प्रभात जी बने हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं। प्रभात जी, कहा जाता था कि ज्यादा वोटिंग जो है वो बदलाव का संकेत होती है, लेकिन अगर पिछले चुनावों की बात करें हम 2017 की, 19 की, अगर लोकसभा 2014 की बात करें, बीजेपी को जितने वोट मिले उससे ज्यादा वोट 2019 में मिले, तो बीजेपी को तो फिर से फायदा मिला। क्या ज्यादा वोटिंग सही में इस बात का इशारा है कि बीजेपी के खिलाफ वोट पड़े हैं? नहीं, देखिए सैनन जी, ये सीट वाइज सीट अगर इसकी समीक्षा की जाए, कैंडिडेट्स के चेहरे और सीट वाइज सीट, फ्लोटिंग वोट जो होता है, देखिए कुछ क्या होता है कि वोट परसेंटेज किसी पार्टी को ज्यादा मिलता है और सीट उसकी कम आती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि वोट का जो डिवीजन होता है उसके आधार पे जब वोट का परसेंटेज निकाला जाता है तो जो वोट 2000, 1000, 5000 के बीच में जीत हार का फैसला होता है। ऐसी स्थिति में जो आज वोट पड़ा है, जैसे आपने लखीमपुर खीरी का कहा ज्यादा वोट पड़ा है, तो वहां आक्रोश का वोट पड़ा है, वहां पे जिस तरह किसानों के ऊपर गाड़ी चला उसका वोट पड़ा है। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना डैमेज कंट्रोल करना चौथे चरण से शुरू कर दिया है
और पूर्वांचल तक पहुंचने के पूर्वांचल एक गढ़ है। जैसे अखिलेश का यादवलैंड एक अखिलेश का गढ़ था। बार बार बाबा योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद, कानून व्यवस्था और सफाई में डांस की बात कर रहे हैं। फिर साइकिल बम एंट्री हो गया, सारी चीजें हो गई। अब जो ये चुनाव चलेगा, ये चुनाव अवश्य होता हुआ जब चलेगा 5वें, 6वें, 7वें चरण में, जो एक निर्णायक भूमिका तय करेगा। अभी तक किसी भी पार्टी की ये भूमिका तय नहीं मतदाता कर पाया है कि कौन सी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। मेरा अपना ये मानना है, मेरा जो अपना राजनीतिक आकलन है 30 साल की पत्रकारिता का, कि इस बार का जो वोटर था वो साइलेंट भी था, सबक सिखाने वाला भी था और सरकार के पक्ष में भी देने वाला था। जैसे महिला वोटर है, कई महिला वोटरों ने कानून व्यवस्था को बहुत पसंद किया और जब वो ईवीएम में गई तो उन्होंने कानून व्यवस्था के नाम पे कि भैया ये सरकार अच्छी है, बहु बेटियां सुरक्षित है, हम वोट वहां देंगे। महंगाई भूल गई और ये जितने भी कोविड काल की समस्याएं थी सब भूल गई। तो जब इस तरीके का चुनाव होता है तो वो वन साइडेड भारी मैंडेट वाला चुनाव नहीं होता है। मैं इसको हंग असेंबली मान के चल रहा हूं। कोई भी राजनीतिक पार्टी 200 सीटों के ऊपर पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा की 125-130 सीटों का जो नुकसान होगा तो वो समाजवादी पार्टी में कुछ जाएगा, कुछ बसपा में जाएगा, कुछ कांग्रेस में जाएगा। तो बसपा और कांग्रेस की स्थिति पिछले चुनाव से बेहतर होगी और एक गठबंधन जो के साथ जो राजनीतिक दल है, जिसको लोकदल कह सकते हैं, उसको लगभग 20 सीटों का ज्यादा इजाफा हो रहा है। 25-27 सीटों पर उसका इजाफा हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी का रथ कहां रुकेगा? ऐसी कोई आंधी नहीं चल रही है कि समाजवादी पार्टी अकेले दम पे सरकार बना दे, ना ऐसी कोई आंधी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। लेकिन योगी और अखिलेश के चेहरे में अब ये चौथे चरण से 7वें चरण तक किसका चेहरा पसंद करेगी पब्लिक? क्योंकि देखिए भाजपा के साथ जो एंटी कंबेंसी थी वो 4 चरण में, 3 चरण में भाजपा को जो डैमेज हो सकता था, जो नुकसान होना था वो हुआ। लेकिन यहां से नुकसान भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये मान के चल रहे हैं कि वो नुकसान की भरपाई धीरे धीरे जो चरण जा रहे हैं उसमें हो जाएगी, लेकिन उतना वोट नहीं मिलेगा, उतनी सीटें नहीं आएंगी। बिल्कुल, जो लहर थी, जो वेव सुनामी की बात पिछले चुनाव में देखने को मिलती थी कि इसकी लहर है, पहले से हम प्रेडिक्ट कर लेते थे कौन जीत रहा कौन आ रहा, वो स्थिति नहीं है। क्लीन स्वीप करने की स्थिति में कोई भी पार्टी नहीं है। वापस संजय जी के पास आएंगे। संजय जी, अगर पहले 2 फेज की बात करें जो वेस्टर्न यूपी में रहा, वहां पर तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरएलडी सपा गठबंधन के बीच रहा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत करी इस बीच इस क्षेत्रों में जहां आज वोटिंग हुई, इसके पहले जहां हुई और अब जो जहां आगे होगी। कह सकते कांग्रेस जो पिछला प्रदर्शन उसका रहा है कई सालों का, इस बार प्रदर्शन काफी सुधार की उम्मीद है। बेहतर प्रदर्शन इस बार कांग्रेस से देखने को मिलेगा और कितना बेहतर देखने को मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी खासकर किसको नुकसान पहुंचाने वाली है? देखिए, मैंने पहले भी कहा जैसा कि जो आज जनता जागरूक हुई है और जो जनता की लड़ाई है लगातार कांग्रेस ने ही लड़ा है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू जी और हमारे देश के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने बार बार किसान और नौजवान का मुद्दा देश भर में उठाया और उत्तर प्रदेश में जो किसान का मुद्दा 3 काले कृषि कानून का जो मुद्दा था वो सबसे पहले पंजाब के माध्यम से पूरे देश में राहुल गांधी जी ने ही उठाया और फिर बाद में देर से ही सही तो देश के पूरे किसानों को ये समझ में आया कि नहीं, ये जो 3 काले कृषि कानून है वो किसानों के लिए नुकसानदेह है और उसकी आंच जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा पड़ी क्योंकि कृषि प्रधान हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। और ये सत्य भी है कि उत्तर प्रदेश में जात की राजनीति होती है। पश्चिम में कांग्रेस हमेशा कमजोर रही है, लेकिन जात के हिसाब से वहां पे विपक्ष को मौका मिला। जो जागरूकता कांग्रेस ने चलाई किसानों के बीच में खास तौर से वो पश्चिम में रहा। लेकिन आप मध्य के बाद पूर्वांचल में जब जाएंगे तो जो कोरोना में नुकसान हुआ, पूर्वांचल में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। बेरोजगार जो लखनऊ आते हैं उन पे लाठीचार्ज होता है, उसका सबसे ज्यादा असर पूर्वांचल में होगा।
और जो ये छुट्टा जानवर या अन्ना जानवर, इसका असर अगर बुंदेलखंड में था तो इसका असर जो है वो तराई के क्षेत्र में और पूर्वांचल के क्षेत्र में है। ये जानवर की समस्या, मोदी जी ने कहा था कि 2022 में हम किसान की आय दोगुना करेंगे। बिजली के दाम बढ़ गए, यूरिया के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, सिंचाई जो है महंगी हो गई, और जब सब फसल तैयार होती है तो उसको छुट्टा जानवर खा जाते हैं। तो नहीं, आवारा पशुओं की समस्या तो है और ये भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे से जानती है। तभी हम प्रधानमंत्री के भाषणों में अब ये सुनने को भी मिल रहा है जहां वो खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों ही का कहना है कि आवारा पशुओं की समस्या है, हम समझते हैं। लेकिन अब जब हम 10 मार्च के बाद वापस आएंगे तो इसको लेकर भी ठोस रणनीति बनाएंगे ताकि लोगों को इससे परेशानी ना हो। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, जल्द लौटेंगे। कोटि कोटि नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है गरीब को उपलब्ध कराएंगे न्यूनतम मूल्य पर मां अन्नपूर्णा कैंटीन में भोजन। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोटि कोटि नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं चौथे फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। अवध के कई सारे जिले इसमें शामिल थे, इसमें लखीमपुर खीरी भी शामिल था, जिसको लेकर पिछले दिनों काफी हंगामा देखने को मिला। साथ ही साथ जो 5वां फेज है उसमें भी अवध के ही जिले शामिल हैं। क्या अवध में जो पिछला प्रदर्शन बीजेपी का था, क्या वो दोहरा पाएगी या फिर इस बार लड़ाई काफी अलग है? इसी पर हम बात कर रहे हैं। तमाम सारे खास मेहमान बने हुए हैं, वापस इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान अनिल झा जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अनिल जी, आप ही के पास आएंगे। पहले 2 फेज जो थे वहां साइकिल की रफ्तार काफी तेज थी, कहा जा रहा था अखिलेश यादव जो हैं बढ़त बनाए हुए हैं। आगे आते आते तीसरे फेज की बात करें, चौथे फेज की बात करें, रफ्तार धीमी हो गई है। क्या ये माने समाजवादी पार्टी पीछे होती जा रही है या फिर मुकाबले में अभी भी बनी हुई है? सलन जी, अनिल झा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। और आपने ऐसा, आपको पता नहीं क्यों लग रहा है कि साइकिल की रफ्तार धीमी हो रही है। आज भी 59 सीट पे जो मतदान हुआ है, हमारा ऐसा मानना है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि कम से कम इसमें से 25 से 30 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को जाएगी। जो पांचवा चरण है वहां भी फाइट नेट टू नेट है। पीछे से आवाज कुछ आ रही है, आप जरा उनको बोलिए चुप रहे। तो वो तो नाराजगी का वोट
2017 में जहां चौथे चरण और पांचवें चरण की मतदान होने वाली और चौथे में आज हुई है, जहां पे एकदम से स्वीप किया था भाजपा ने। आज यहाँ भाजपा यहाँ 50-40% सीट पे माने जा रही है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि साइकिल की रफ्तार धीमी हो रही है। साइकिल की रफ्तार जो चली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, अनिल झा कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ आपने अलायंस किया था और जाट काफी नाराज थे, ऐसा कहा जा रहा था किसान आंदोलन में, और जो किसान आंदोलन था उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की भूमिका अहम थी। वहां पर ये कहा जा रहा था बीजेपी से नाराजगी, उसका फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है क्योंकि उनके साथ गठबंधन में जयंत चौधरी थे। लेकिन यहां पर स्थिति अलग है। यहां पर आपके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर हैं, दारा सिंह चौहान है। इनका ज्यादा फायदा आपको आगे मिलेगा 6वें 7वें फेज में। लेकिन ये जो तीसरा, चौथा, 5वां फेज है, कहा जा रहा है बीजेपी की बेल्ट है। पहला, दूसरा और तीसरा फेज भी जो जिसको आप लोग मीडिया में यादव बेल्ट कहते हैं, यहाँ भी समाजवादी पार्टी आगे रही है, गठबंधन आगे रही है। मैं ये जरूर मानता हूँ कि जो आज जो चौथा चरण हुआ है और 5वां चरण होने वाला है, जिसको मध्य और अवध का क्षेत्र बोलते हैं, यहाँ पे मैंने कहा ना कि जो अगर आप पिछले चुनाव को देखेंगे तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एकदम क्लीन स्वीप की थी, और आज के चरण में जो हुआ है चुनाव, वहाँ पे 4 सीटें समाजवादी पार्टी को थी और 5 में जहाँ होने वाली है वहां भी 4 या 5 सीटें थी। आप देखिए कि ये इस 2 चरण में हम यहाँ नेट टू नेट फाइट दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि बीजेपी का बेल्ट रहा है 2017 में। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी की साइकिल जो है पीछे, समाजवादी साइकिल की रफ्तार जो चली थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल में जाके ही खत्म होगी। और 10 मार्च को आप लोगों ठीक है, जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद बीजेपी प्रवक्ता गौरव महेश्वरी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गौरव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी गौरव जी, आपकी आवाज आ रही है। सवाल यह है कि गौरव जी, जो चौथा फेज है आज जहां वोटिंग हुई है, 5वां फेज भी इसके बाद है, अवध के तमाम सारे जिले हिस्से इसमें शामिल हैं। बीजेपी ने पिछली बार की अगर बात करें शानदार सफलता हासिल की थी, एक बेहतर जीत दर्ज की थी। इस बार स्थितियां अलग हैं। कितनी कड़ी चुनौती मानते हैं आप समाजवादी पार्टी को? क्योंकि अनिल झा जो हमारे साथ बने हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका तो साफ कहना है कि साइकिल की रफ्तार और बढ़ी है, कम नहीं हुई है। बीजेपी को लिए एक कठिन चुनौती इस बार भी। ऐसा है कि मैं आज विपक्ष का बयान सुन रहा था, जिसमें मैं कांग्रेस पार्टी का बयान सुन रहा हूं कि अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाता तो हम और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सकते थे। तो आप समझ लीजिए कि अभी पूरे चरण खत्म नहीं हुए हैं, हमारे पूरे चरण समाप्त नहीं हुए हैं। उससे पहले ही अगर विपक्ष की हताशा और निराशा दिखना चालू हुई तो आप समझ सकते हैं कि आगामी जो अभी 10 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं उसमें क्या परिणाम आने वाले हैं, वो इन लोगों के बयान से हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब रही बात जो आपने कहा है कि साइकिल की रफ्तार तेज हो रही है, धीमी हो रही है, मैं आपको एक चीज बहुत साफ साफ बता दे रहा हूँ और बार बार मैं काफी बार आपकी डिबेट में मैं ये बात बोल चुका हूँ कि इस बार का चुनाव सारे चुनावों से अलग है। जब देश में पहली बार 70 सालों में किसी महिला को अपने घर पे टॉयलेट नहीं था और अपना उसको टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए शाम को अंधेरे का वक्त का इंतजार करना पड़ता था, तो वो समय भी उस महिला ने देखा है और आज का मोदी और योगी का समय भी देखा है जब उसको सम्मान के साथ एक टॉयलेट मिल जाता है। उसी प्रदेश के अंदर आज 15 करोड़ लोग को अनाज मिल जाता है, आज पीएम आवास योजना के तहत मकान मिल जाता है और तमाम जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की। तो ये वाला जो चुनाव जो एक गठबंधन जो कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, और गठबंधन में एक जो आशा उनके मन में जगी हुई है कि एक फैक्टर को लेके, वो एक वर्ग को लेके, एक धर्म को लेके जोड़ के वो चुनाव में सरकार बना लेंगे, तो ये सारे इनके जो मंसूबे हैं ना इस बार सब ध्वस्त होने वाले हैं। इस बार का चुनाव ही पूरा अलग है। मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि जब चुनाव गौरव भाई, आपने फ्री राशन की बात की, फ्री राशन से तमाम सारे लोगों को फायदा पहुंचा है, लेकिन फ्री राशन की जो योजना है उसको आप ही के नेता बट्टा लगा रहे हैं। आपकी सदर प्रत्याशी इटावा की सरिता भदौरिया बोलती है कि ये मेरा नमक खाया, उसके बाद भी हमसे लोग अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, और उसी नमक का जिक्र प्रधानमंत्री अपने भाषण से भी कर देते किसी महिला को लेकर। तो मेरा नमक खाया है, इस तरह की बात अगर करेंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा जनता के बीच? क्या जनता नाराज नहीं होगी कि ये जो पैसा है जिससे आप योजनाएं चलाते हैं, विकास करते हैं, डेवलपमेंट के कार्य करते हैं, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, जनता का पैसा है और जनता के हित में जा रहा है? ये मेरा नमक तेरा नमक कहां से आ गया? गौरव जी, मेरे को 15 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, आपकी बात का जवाब भी दे देता हूँ।
तो जो योजनाएं हैं वो ऐसा हो रहा है इतिहास में पहली बार कि योजनाएं डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में आ रही है, चाहे वो किसान का पैसा आ रहा हो, चाहे किसी वर्ग का पैसा आ रहा हो, श्रमिकों का पैसा आ रहा हो। तो पहली बार चुनाव ये जात धर्म के मुद्दे पे है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया उससे वोट पड़ा है। दूसरी बात जो आपने मेरे से सवाल पूछा, हाँ देखिए मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आप मेरे को मौका देंगे तभी तो मैं आपकी बात का जवाब। ठीक है, मौका देंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे गौरव जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके पास ही आएंगे। जो आपकी बात अधूरी रहेगी हम चाहेंगे आप उसे फिर पूरा करें। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। कोटि कोटि नमन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1 करोड़ महिलाओं को 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड। 5 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं। भाजपा जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज, खबरों का सारथी। इस धरती को कोटि कोटि नमन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं चौथे फेज में, जहां अवध प्रांत के कई जिलों में वोटिंग हुई है। क्या अवध प्रांत में मुकाबला जो है कांटे का रहा या फिर जो ऐसा प्रदर्शन बीजेपी ने पहले किया था एक बार फिर से उसकी उम्मीद है। तमाम सारे मेहमान बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सद्दाम भाई काफी देर से बने हुए बीएसपी नेता हैं। सद्दाम भाई, आपकी राय जानना चाहेंगे। जहां आज वोटिंग हुई है वहां पर 14 सीटें जो हैं सुरक्षित मानी जाती हैं। कहा जाता है बीएसपी का एक कोर वोट है, कहीं नहीं जाता, लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह से हमने देखा वो बीएसपी का साथ न देकर कहीं और चला जाता रहा है। क्या इस बार स्थिति बदली या फिर वैसी जो स्थिति बनी रही वही रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली बार गुमराह भारतीय जनता पार्टी जो गुमराह की थी, 15 लाख खाते के जो कहते वादा करते, ये बहुत आगे, पर जनता एक बार गुमराह हुई तो उनके विश्वास पे एक बार इनको चुनी, और ये लोग जनता के साथ हर विश्वास पे खरा नहीं उतरे।
आज बहुजन समाज पार्टी जो बेस वोट है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो स्वर समाज को टिकट दिया है, आप देख रहे होंगे कि हर समाज को टिकट बहुजन समाज पार्टी दिए, चाहे किसी जाति के लोग हो। बहुजन समाज पार्टी की जो बेस वोट है वो है, अगर कहीं बाहुल क्षेत्र यादव क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको कहना है इस बार स्थिति में सुधार होगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गुमराह करने का काम किया था, तो अब गुमराह होने वाला उनका वोटर नहीं है। हमारे साथ गौरव महेश्वरी बने हैं, ब्रेक से पहले उनकी बात अधूरी रखेंगे, हम चाहेंगे गौरव जी अपनी बात को पूरा करें। जी, मेरी बात रह गई थी, मैं आपसे वही बताना चाह रहा हूँ कि जो विपक्ष आज क्या कहते हैं चुनाव खत्म होने से पहले ही बात कह रहा है कि अगर विपक्ष एकजुट होता तो हम लोग बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सकते थे। तो ऐसे में वो जब कहते हैं कि साइकिल हमारी तेज दौड़ रही है, या वो लोग कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सरकार बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन लोग की स्थिति क्या। जब इनका शीर्ष नेता ही इस समय जो खुद आश्वस्त नहीं है अपनी जीत को लेकर, तो टीवी डिबेट पे बैठ के, अगर पैनल पे बैठ के आप अपनी जीत का डंका भरते हैं, तो मैं समझता हूँ वो लोकतंत्र में छूट है, भर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पार्टी के विधायक ने चुनावी मंच से अरे भाई साहब, मैं आपके बीच में बोला, आप लोग की समस्या ये है कि आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हो। आप बैठ के इतनी शांति से आपकी बात सुन रहा था। नहीं, मैं आपकी तो आप जब अभी आपका जब आएगा ना, तो मैं इसी तरीके से चिल्लाऊंगा डिबेट पे, आपके बीच में चिल्लाऊंगा। आपको अच्छा मैं आप दोनों ही लोगों को रोकना चाहूंगा, समय कम है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं प्रभात त्रिपाठी जी, प्रभात जी के पास सीधा आएंगे। प्रभात जी, समय का अभाव है, जाते जाते आपसे एक सवाल यह है कि आज लखीमपुर की, जैसा हमने जिक्र किया, लखीमपुर में बम्पर वोटिंग हुई है, वही हूबहू हाल जो है आपका पीलीभीत में भी देखने को मिला, जहां से सांसद हैं बीजेपी के वरुण गांधी, और लगातार वरुण गांधी ट्वीट के जरिए सरकार पर हमलावर रहे हैं। और जब पीलीभीत में रैली हुई बड़े नेताओं की, वहां पर भी वो नजर नहीं आए मंच पर। तो वरुण गांधी की नाराजगी, क्या इस बार नुकसान उठाना पड़ सकता है पीलीभीत में भी बीजेपी को? थोड़ा कम किया है, और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि इस चरण के बाद ये चरण सब जो जाएंगे 7 चरण पे, योगी आदित्यनाथ के जो काम है 5 साल के, जो उन्होंने जिस तरीके से अपराधियों पे अंकुश लगाया, जिस तरीके से उन्होंने जुर्माना लगाया, लोगों से पैसे वसूले, और जो दंगाई हजरतगंज में जिन्होंने उत्पात किया, उनकी फोटो छाप के उनकी वसूली की, तो ये समाज में एक संदेश जाता है। समाजवादी पार्टी का परसेप्शन जो 3 चरण में चला, वो अब 4थे चरण से 7वें चरण तक नहीं चलेगा। और मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट लड़ाई हो रही है, लेकिन अब हमें पोस्ट पोल अलायंस के साथ ही जरूरत पड़ेगी। पोस्ट पोल अलायंस के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। क्या अजीत सिंह का लड़का जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी में रहेगा के बाद? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कई सारे ऐसे सवाल हैं कि इन चुनावों के जो नतीजे आएंगे उसके बाद क्या कुछ माहौल होगा, जो अलायंस है वो टूटेगा या बना रहेगा, या फिर कौन इस बार का रण जो है वो जीतता है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।